नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमोल है और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वास्तिका एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम ख़त्म कर लिया था। सर्कुलेटरी सिस्टम को ख़त्म करने हमें करीब 2 लेक्चर्स लगे थे। तो इस बार हमारी कोशिश ये रही कि आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करें और एक ही लेक्चर में पूरे के पूरे कंटेंट को ख़त्म कर दें, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम की तुलना में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंटेंट है वो थोड़ा छोटा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे फटाफट निपटाना है, उसे बेहतर तरीके से समझ के आसान कंसेप्टों का इस्तेमाल करके आपको समझाएंगे और उसको फिनिश करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए हुए, है ना। तो ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस का जो एडवर्टीजमेंट है वो है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इंदौर आके हमारे ऑफिस में विज़िट करें। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो बेशक एक बार हमारे ऑफिस में आके विज़िट करें और हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो साहब, आज हम अपन पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन, ठीक है ना। अब देखो, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है और शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है। तो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। नाम से तो आधे पर्सनैलिटी आप ऐसे ही जज कर लेते हो। किसी का नाम राम प्रसाद है तो आप समझ जाओगे कि कोई आया होगा किसी मीडियोकर टाउनशिप से जहाँ पर इस तरह के नाम रखे जाते होंगे जो पुराने टाइम के होंगे। किसी का नाम साहिल है तो आपको लगेगा यार तो मुंबई, इंदौर या फिर दिल्ली वैली का बंदा होगा, है ना। इस तरह से लोग इमेजिन करते हैं। कभी कभी नाम के साथ भी गलत जजमेंट हो जाता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड का नाम है चलो मैं पर्सनल बातें आपसे नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन फिर भी आप मान लो कि नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है, ठीक है। क्या होता है रेस्पिरेशन? मतलब कई लोग बोले हैं कि हम सांस जो लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, वही हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं कि आई पिटी द फूल हु थिंक्स ब्रीथिंग इज रेस्पिरेशन, है ना। क्या मतलब इनका कहने का? ये बोल रहे हैं ना कि मैं उन लोगों को मूर्ख समझता हूँ। मुझे उन मूर्खों पे दुख होता है जो ये समझते हैं कि सांस लेना और छोड़ना ही रेस्पिरेशन होता है। अगर आज दिन तक आप ऐसा समझते थे तो आप ऐसा ना सोचें, ये बिल्कुल नहीं होता है। ब्रीदिंग बोलते हैं उसे, और ब्रीदिंग जो होता है रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ब्रीदिंग करके, इनहेल करके ऑक्सीजन को, उसके बाद उससे ऑक्सीजन फिल्टर करके फूड का ऑक्सीडेशन करना ताकि हम एनर्जी कंज्यूम कर सकें, इस प्रोसेस को अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड डिलीवरिंग इट टू द सेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, यही हमारा रेस्पिरेशन होता है। इसी को अपन रेस्पिरेशन की तरह समझेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का रोल नहीं प्ले किया जा रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू। उनको बस ब्रीदिंग का एक प्रोसेस होता है ना, सांस को लेना और सांसें छोड़ना, ये दोनों जो प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन नहीं होती है। रेस्पिरेशन का एक हिस्सा होता है जिसे अपन ब्रीदिंग बोलते हैं ह्यूमंस के परिप्रेक्ष्य में, है ना, मनुष्यों के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अपन को रेस्पिरेशन को समझना है तो बहुत सारी चीज़ें जानने चाहिए अपन को। पहली बात तो ये कि रेस्पिरेशन जो होता है 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपरली अगर डिवाइड करना हो तो रेस्पिरेशन, वैसे तो यहाँ पर फर्दर डिवीजन, लेकिन आप समझो बात को कि रेस्पिरेशन को 2 तरह से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या होता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन और क्या होता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन? तो दोस्तों समझना आप, डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सर्कुलेशन है वो डायरेक्टली सेल में हो जाए, वो किसी ऑर्गन के थ्रू सेल में ना आए, है ना। मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की क्लास में बताया था कि हर एक सेल अपना फूड खुद बनाती है, उसके पास ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और उसके बाद उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती है और एटीपी प्रोड्यूस करती है। तो आप समझना, डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जो ये ऑक्सीजन है वो किसी मीडियम के थ्रू सेल तक नहीं पहुँचता, इस सेल तक ऑक्सीजन डायरेक्टली पहुँच जाए, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अपन डायरेक्ट रेस्पिरेशन। कौन कौन से एनिमल्स में ये रेस्पिरेशन पाया जाता है? सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना। इसके बाद प्रोटोजोआस हो गए, प्रोटिस्ट हो गए। इन सब में जो होता है ना डायरेक्ट रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इनके जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनके सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, किसी मीडियम या किसी ऑर्गन के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें डायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन इसके बाद क्या होगा? इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है एयर को लंग्स से, मतलब लंग्स के थ्रू या फिर किसी गिल्स के थ्रू या फिर बकोफेरेंजियल कैविटी हो या फिर स्किन के थ्रू,
किसी भी मीडियम के थ्रू अगर एयर को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, तो इस कंडीशन को अपन इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं। आ रही बात आपको समझ में? अगर हम लंग्स का यूज़ करके अपने फेफड़ों से, लंग्स से अगर हवा को खींचते हैं और उस हवा को दोबारा शरीर में हर एक कोशिकाओं तक भेजते हैं, हर एक सेल्स तक भेजते हैं, तो इस कंडीशन को अपन इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन वहीं एक बैक्टीरिया जो होता है वो वातावरण से ऑक्सीजन को अपने सेल में डायरेक्ट ले लेता है बिना किसी माध्यम के, और उसके बाद उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपना खाना तैयार करता है ना। तो लेकिन हम मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है ना, और मछलियों के साथ ऐसा नहीं है, और इसके अलावा मेढकों के साथ ऐसा नहीं है। मेढक जो होते हैं दो तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, एक तो स्किन से करते हैं, दूसरा लंग्स से करते हैं, है ना। ये बातें आपको याद रखनी। इसके अलावा वो गिल्स से भी करते हैं। 3 तरह के रेस्पिरेशन मेढकों में होता है, इसीलिए तो एम्फीबियन होते हैं। लंग्स से वो रेस्पिरेशन करते हैं जब बाहर होते हैं पानी के, गिल्स से करते हैं जब वो पानी के अंदर होते हैं, और चमड़ी से करते हैं जब वो हाइबरनेशन पे होते हैं, जब वो सो जाते हैं ठंडियों में अपने ऊर्जा को बचाने के लिए। उस टाइम उनका जो रेस्पिरेशन होता है उनके चमड़ी से होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो, मैंने बता दिया आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है। इसके बाद रेस्पिरेशन में 2 स्टेजेस होते हैं। डिवीजन ऑफ रेस्पिरेशन तो 2 होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन इनके स्टेजेस जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं एयर का, ब्रीदिंग वाला पोर्शन, जिसके बारे में भाई साहब बोल रहे थे कि आप लोग समझते हो कि ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है, वो वाले की बात मैं कर रहा हूँ। ब्रीदिंग का जो पोर्शन होता है उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में काउंट किया जाता है। ठीक है, और इंटरनल रेस्पिरेशन में उस रेस्पिरेशन का पोर्शन होता है जिसमें जहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन वाला पोर्शन लिया जाता है ना। कहने का मतलब ये होता है कि मैंने आपको बताया ऑक्सीजन जो है सेल में जाती है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ग्लूकोज होता है, और उसके बाद एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। तो इस सेल में जो ऑक्सीजन जाकर रेस्पिरेशन का प्रोसीजर फॉलो करती है उसको अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। और जो हम हवा बाहर से अपने फेफड़ों में खींचकर अपने सेल्स तक हवा पहुंचा रहे हैं उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन में अंतर पता चल गया होगा। मैंने सांस ली, ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ये सांस हवा से जो है हमारे अंदर गई है, इससे जो ऑक्सीजन है वो मेरे चमड़ियों के सेल में जाकर मेरी चमड़ियों को ऊर्जा देगी, तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, चलो अब इंटरनल रेस्पिरेशन भी फर्दर डिवीजन होता है, आगे इसको विभाजित किया जाता है किसमें एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन? तो एकदम बेसिक से एग्जांपल, अगर 5वीं क्लास के बच्चे को अगर एरोबिक पढ़ाया गया होगा तो यही बोलेगा कि जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जिस श्वसन क्रिया में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरह के जो रेस्पिरेशन होते हैं ना, ये हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों ही रेस्पिरेशन हमारे सेल्स में होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ही 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन को अपन ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उससे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जहाँ पर फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी बिना ऑक्सीजन के ही फूड को ऑक्सीडाइज किया जाता है। और भी अंतर है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, उसको अपन अब आगे समझते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो अंतर है वो आपको इस तरह से याद रखना है। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप ऐसे ही बताओगे कि ऑक्सीजन की ज़रूरत के हिसाब से आप दोनों को डिसाइड कर लोगे, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि उसमें एक आध पॉइंट और ऐड करना चाहिए तो अपन डिफरेंस समझ लेंगे और उसके बाद उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है। चलो, उसके बाद अपन देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या क्या है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है दोस्तों, वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है, यानी कि एक सेकंड मैं इसको डायग्राम ठीक से बना दूं ताकि आपको समझ में आए। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 की फॉर्मूला होता है ग्लूकोज इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 है ना। तो इसको पूरी तरह से तोड़कर
हर एक टुकड़े का इस्तेमाल करके एनर्जी जब प्रोड्यूस किया जाता है, एनर्जी ऊर्जा का जब निर्माण होता है, तो उस सिचुएशन को अपन बोलते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या पूर्ण रूप से ग्लूकोज का टूटना होता है, और उस टाइम पे पूरी एनर्जी निकल कर आती है एटीपी के फॉर्म में। और इस कंडीशन को ना अपन एरोबिक रेस्पिरेशन में ही काउंट कर सकते हैं। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक श्वसन क्रिया होगी, तभी हमें पूर्ण रूप से एनर्जी जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिल पाएगी, जो 36 एटीपी के आसपास होती है। 36 एटीपी एनर्जी हमें मिलती है एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। और ये कब होता है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए तब। ठीक है, अब धीरे धीरे समझते जाना। मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बातें आपको जो बता रहा हूँ, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक याद कर लोगे, दूसरा फ्री में मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैंने आपको बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 से मॉलिक्यूल्स आते हैं। 38 मॉलिक्यूल आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि पायरुवेट साइकिल जो होती है वहाँ पे 2 एटीपी खपत हो जाती है। तो अपन एग्जैक्ट याद रखेंगे 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्मेशन होता है। 2898 किलो जूल एनर्जी जो है बनती है ना। 2898 किलो जूल ऑफ एनर्जी बनती है। अब समझना, आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि C6H12O2 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ये तो प्रोसेस हो गई। और दूसरी बात ये समझना, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वो हमारे सेल में लेता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। लेकिन अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको पढ़ना है, इसलिए मैं एहतियात के तौर पर आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। या बोलोगे सर ये तो अंतर क्या हो गया फिर, एनारोबिक एरोबिक दोनों में तो सेम ही हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है कि 2 साइकिल चलती है। एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी होती है क्रेब्स साइकिल, तीसरी पायरुवेट भी होती है। उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 2 साइकिल याद करो, ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता क्रेब्स साइकिल। तो जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, वो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यानी ये न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। तो इस साइटोप्लाज्म में जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल चलता है, साइटोप्लाज्म। और जो क्रेब्स साइकिल होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो ये दोनों प्रोसेस मिलकर एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट करती हैं। ये क्रेब्स साइकिल वाली जो प्रोसेस होती है, ये स्पेशल कैरेक्टर होती है किसी भी एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्रेब्स साइकिल वाली जो प्रोसेस है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगी। तभी तो 36 एटीपी ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। 36 एटीपी ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं एक ग्लूकोज से 36 एटीपी तभी फॉर्म होगा अगर क्रेब्स साइकिल को कंप्लीट किया जाएगा। वरना ग्लाइकोलाइसिस चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में कॉमन होती है। ये बात आपको याद रखना है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात आपको याद रखनी है। जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तब भी होगा, लेकिन क्रेब्स साइकिल नहीं होगा। ये बात आप याद रखना दोस्तों कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होता है लेकिन क्रेब्स साइकिल नहीं होता है। ठीक है, ये आप जब डिफरेंस लिखोगे एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये सारे डिफरेंसेस आपको बाकियों के आंसर से स्टैंड आउट करेंगे। आपका आंसर इसलिए अलग होगा क्योंकि आपने डिटेल आंसर लिखा है। अभी तक एग्जाम में हो ही क्या रहा था, आप समझो कि 2020 का जो प्री का पेपर है, उनने क्या किया, उनने आपको टॉपिक बता दिया, लेकिन आपसे क्वेश्चन कितना डीप पूछा। अब ऐसा ही पैटर्न आएगा। आप ये उम्मीद मत लगा के रखें कि सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछ लेंगे। बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उतने ही रहेंगे जितने कि सब कोई स्कोर कर ले। अगर आपको सिलेक्शन लेकर डीसी बनना है या फिर डीएसपी बनना है, तो आपको अपना आंसर स्टैंड आउट रखना पड़ेगा। और वो आप तभी कर सकते हो अगर आप डीप लर्निंग करते हो। डीप लर्निंग ऐसे करना है कि ये नहीं कि अपन को पीएमटी क्वालिफाई करने के लिए डीप लर्निंग करनी है, ऐसे डीप लर्निंग करनी है कि आपका आंसर जो है बाकियों के आंसर से स्टैंड आउट करे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस और ये सारी चीज़ें एरोबिक एनाएरोबिक में डिफरेंस जो बता रहा हूँ, ये आपका आंसर बाकियों के आंसर से स्टैंड आउट बना देंगे अगर आपको एरोबिक और एनाएरोबिक में डिफरेंस लिखने के लिए आता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं डिफरेंस लिखने के लिए, 5 नंबर में या फिर क्या बोलते हैं 11 नंबर में भी। 5 नंबर में आएगा तो आप डेफिनेटली आंसर कर ले जाओगे, जो चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार पढ़ोगे तो। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका रिएक्शन एरोबिक रेस्पिरेशन का। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 6 हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बनाता है,
और 2898 किलो जूल एनर्जी बनाता है। ये बात आ गई आपको समझ में। यही रिएक्शन फिर से मैंने यहाँ लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स साइकिल चलती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो ये पूरा स्ट्रक्चरल डायग्राम है, मैंने कोशिश की आपको समझाने की यहाँ पर कि देखो ये सेल जो मैंने थोड़ी देर पहले रफ डायग्राम बनाया था वही सेल यहाँ पर बना हुआ है। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया यहाँ पर, और ये साइटोसोल हो गया येलो कलर में। यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल चलती है, उसके बाद पायरुवेट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सिट्रिक एसिड साइकिल चल के यहाँ से जो है एटीपी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो टोटल एटीपी सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल को ही सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत करना, क्रेब्स साइकिल को ही सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, ठीक है। क्रेब्स जो साइंटिस्ट उनके नाम पे साइकिल को बना दिया गया है, तो उनने डिस्कवर किया इस साइकिल को। इसलिए तो जो एटीपी होता है ना, वो 36 एटीपी कब फॉर्म होगा, जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से जो एटीपी फॉर्म होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, 2 एटीपी होता है। तो ये 36 एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है तभी हो पाएगा जब आप क्रेब्स साइकिल को पूरा कंप्लीट करोगे, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। बेसिक सी बात है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। दूसरी बात, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, ग्लूकोज जो है पूरी तरह से नहीं टूटता है, और इस कारण से उससे हमें 36 एटीपी की एनर्जी भी नहीं मिलती है दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना है, 36 एटीपी एनर्जी नहीं मिलता है। अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरी तरह से टूटेगा नहीं तो उसमें 36 एटीपी की एनर्जी हमें मिलेगा नहीं। यही कारण है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो उससे हमें सिर्फ 2 एटीपी ऑफ एनर्जी मिलती है। अंतर देख रहे हो, कहाँ 36 कहाँ 2। अब इसका कारण क्या होता है मैं बताऊंगा। तो फिर अगर इतना इनएफिशिएंट है, अगर ये एरोबिक साइकिल की तुलना में एनारोबिक रेस्पिरेशन इतना इनएफिशिएंट है, अनएफिशिएंट है, तो फिर इसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है नेचर में। आप मेरे सवाल पूछ सकते हो कि पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला था प्रकृति हर चीज़ को एकदम परफेक्ट बनाती है, तो फिर ये इम्परफेक्शन क्यों, ये असमानता क्यों। तो इसका भी एक कारण है, मैं आपको आगे क्लास में, इसी क्लास में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। पहले आप ये समझ लो कि याद कर लो कि 2 एटीपी ही फॉर्मेशन होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में चलता है, तो उसी तरह से हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो भी साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस वाला पोर्शन ही जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में फॉलो किया जाता है। इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता किसमें, ये उदाहरण आप अगर याद कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्यों है, ठीक है। चलो देखते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। पहले तो अपन ह्यूमन मसल्स देख लो। हमारी जो मसल्स होती है ना, जो बाइसेप्स की मसल है ना, उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं ट्राइसेप्स की मसल है, या फिर हमारे थाइस की मसल है, यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ईस्ट होता है, फंजाई की एक स्पीशीज़ है ईस्ट, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं बहुत सारी चीज़ें बनाने में। योगर्ट बनता है, यानी कि आप उसको क्या बोलते हैं, योगर्ट को श्रीखंड बोलते हैं, योगर्ट बनता है। इसके अलावा दही बनती है, दही में भी फर्मेंटेशन ही होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। माइक्रोब्स और होते हैं, जिस कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या फिर फंजाई होते हैं, फफूंद होते हैं, जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। क्यों होता है मैं आगे आपको बताऊंगा, आप परेशान ना हो। देख लें ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, उसका रिएक्शन दिया हुआ है। ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में और इथेनॉल में बनता है। मैंने दोस्तों आपको बताया कि ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है। अगर ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस कारण से ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल में बनता है। इथेनॉल से कुछ लोगों को बड़ी ताजगी का एहसास हो रहा होगा, यही तो यूज़ होता है हमारे अल्कोहल में। अल्कोहल देखो, अल्कोहल की स्पेलिंग मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, इतने नशे में हो गया हूँ। अल्कोहल, तो अल्कोहल जो होता है वो यूज़ किया जाता है लिकर में। लिकर क्या होता है, जो अपन पीते हैं। कुछ विद्यार्थी तो सोच रहे हैं बस मास्टर यही तो काम की बात बताई है, अब तो घर पे बना लेंगे अपन लिकर, है खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी महंगी आती है, लॉकडाउन में तो मिल भी नहीं रही थी, है ना। नहीं ऐसा नहीं है, आपको पीने के लिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको साइंटिफिक वे बता रहा हूँ कि इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। अब समझ में आ रहा होगा ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है नेचर में, उसका एग्जिस्टेंस क्यों है ना। जो ईस्ट है वो इस ईस्ट का इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाया जाता है, और उस अल्कोहल के फॉर्मेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया फॉलो की जाती है। एनर्जी का रिलीज कितना होता है इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिट को याद करना, लेकिन नॉलेज के लिए आप याद कर लो। अब आते हैं मसल्स पे, समझा मेरी बात को। जब भी आप हेवी वर्कआउट करना शुरू कर देते हो, अचानक से आप दौड़ना शुरू करते हो, जैसे
कई दिनों तक 15-15-20 दिन तक आप बैठे रहते हो, फिर अचानक से आपकी अंतरात्मा जागती है, बोलती है कि भैया बहुत मोटे हो रहे हैं, लड़कियों को लड़के भाव नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं मोटी हो रही है, लड़के बोलते हैं कि लड़कियां मुझे भाव नहीं दे रही हैं क्योंकि मैं मोटा हो रहा हूँ। तो अपन दौड़ने जाते हैं, जब दौड़ने जाते हैं तो पहले दिन दौड़ने जाते हैं तो क्या होता है, पैरों में एकदम भयंकर वाला दर्द होता है। अचानक से दौड़ते हो थोड़ी देर, उसके बाद दर्द हो जाता है, फिर आप दौड़ नहीं पाते हो। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि हमारे जो मसल्स होते हैं वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, और लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी में पेन क्रिएट करता है ना। अब समझो बात को, ऐसा क्यों होता है, मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो जाती है। तो समझना मेरे दोस्तों कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो स्लो प्रोसेस होती है। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो कम से कम उससे 15 से 20 मिनट तक टाइम ऑन एन एवरेज लग जाएगा, है ना। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है बहुत तेज गति की प्रक्रिया होती है, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है। उससे होता क्या है कि अगर हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, भाई देखो यहाँ पर 150 किलो जूल एनर्जी अगर निकल रही है तो मरता क्या ना करता। अगर मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो 150 किलो जूल एनर्जी भी मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर मैं दौड़ रहा हूँ बहुत स्पीड से तो मुझे दौड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से तुरंत मिल सकती है। इसीलिए हमारी मसल्स वाला सेक्शन जो होता है, हमारी बॉडी बोलती है कि पूरी एनर्जी अपन बाद में प्रोड्यूस करेंगे, फिलहाल तो इमरजेंसी केस हो रहा है, जो मिल रहा है वही दो। तो फिर वो जल्दी जल्दी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है हमारा मसल, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में लैक्टिक एसिड निकालता है और 150 किलो जूल एनर्जी निकलता है। एक्चुअली हमारी नीड तो 150 किलो जूल एनर्जी की होती है, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट जो होता है लैक्टिक एसिड हो जाता है, जिस कारण से हमारी बॉडी में सोरनेस आ जाती है, मसल्स में सोरनेस आ जाती है, फिर वो पेन होता है। अब बोलो फिर क्या होता है सर, थोड़ी देर बाद दर्द शांत क्यों होता है। थोड़ी देर बाद ये होता है दोस्तों कि ये जो लैक्टिक एसिड है ना वो डिजनरेट हो जाती है, ठीक है। फिर डिजनरेट हो जाती है तो उसके बाद हमारी बॉडी में पेन कम हो जाता है, ऐसा सिचुएशन होती है। मैंने जब हार्ट पढ़ाया तो मैंने बोला था आपको कि कार्डियक मसल जो होती है थकती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। रेड मसल सेल्स जो होती हैं वहाँ पे बहुत सारे एरोबिक रेस्पिरेशन चलते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण वहाँ पर थकान नहीं होती, लैक्टिक एसिड नहीं फॉर्म होता है। लेकिन हमारे जो आउटर मसल्स होते हैं इनमें जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं, उनके जो पंख होते हैं उनमें ना लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि उनके जो मसल्स होते हैं उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। वहाँ पर रेड मसल सेल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। रेड मसल सेल्स में आरबीसी का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चल सकता है, ठीक है। ये अपन और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में नहीं, दूसरे चैप्टर में जब अपन ह्यूमन टिश्यूज़ है, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लो कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हमारे मसल्स में जब होता है तो सोरोनेस आ जाती है, थकान लगने लगती है, दर्द होने लगता है, लेकिन हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना लाजमी है, ठीक है। और ग्लूकोज से अगर आप इथेनॉल या फिर अल्कोहल बनाना चाहते हो या फिर लिकर बनाना चाहते हो तो आपको ईस्ट का इस्तेमाल करके एनारोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, जिसे अपन फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। याद रहेगी ये बात। देखो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि ईस्ट में होने वाला एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक है। और उसमें जिस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है उसको जाइमेज बोलते हैं। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में होने वाले फर्मेंटेशन में एंजाइम कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो जाइमेज। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा, रिएक्शन याद करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल नाम याद रखना है 2C2H5OH, ये इथेनॉल है, और इसको अपन याद करके रखेंगे। 2CO2 और 2C2H5 इथेनॉल फॉर्म होता है, और इसके अलावा रिएक्शन जो होता है ग्लूकोज का होता है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल का यूज़ जो होता है वाइन और बियर बनाने में होता है, तो आपकी आंखों में चमक आ गई होगी इसका नाम सुन के, है ना, कुछ लोगों के। तो ऐसा ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें, पढ़ने के हिसाब से इन चीज़ों को लिखा गया है, आपको प्रमोट करने के हिसाब से नहीं है। चलो, इसके अलावा जो ईस्ट फर्मेंटेशन होता है, इसका इस्तेमाल हम कभी कभी जैसे ब्रेड बनाते हैं उसका भी, उसमें भी हम खमीर डालते हैं ना, डोसा बनाते हैं उसमें भी हम खमीर डालते हैं। तो ये जो खमीर डाला जाता है ये ईस्ट ही तो होता है जो फर्मेंटेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। अभी यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसके बाद जब अपन ब्रेड को पकाते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ब्रेड पे ना छोटे छोटे आपको होल्स दिखेंगे, पोर्स दिखेंगे, तो ये पोर्स जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही आते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों प्रोड्यूस होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ईस्ट के कारण, है ना। तो इस ईस्ट के कारण, इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो ब्रेड्स पे पोर्स दिखते हैं, तो आप अगर पूछा जाता है कि जो डफ होता है या फिर जो आटा होता है या फिर जो मैदा होता है उसको, उससे जो ब्रेड बनाते हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन का फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड बनाने में। याद रखोगे इस बात को। चलो ठीक है, ये प्रोसेस बता दी मैंने आपको। अब देखो
मैंने आपको बताया था जब कंपैरिजन लिखने के लिए आता है तो आपको सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों लिखना पड़ेगा। इस बात को याद रखो। अगर 11 नंबर में कंपैरिजन आ जाता है तो आपको सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ दोनों ही लिखना पड़ेगा। 5 नंबर में आ जाता है तो आपको डिफरेंसेस बस लिखने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो चीज़ें सेम होती हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोनों में एक चीज़ बहुत खास होती है कि दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दोनों में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन्वॉल्व होता है। भाई मैंने अभी आपको बताया था कि C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो चलता है, ग्लाइकोलाइसिस वो तो दोनों जगह चलता है ना, एरोबिक और एनारोबिक दोनों पे चलता है। तो एनारोबिक में जो ब्रेक डाउन होता है वो CO2 प्लस C2H5 और O2 में बन जाता है ना, इथेनॉल में बन जाता है। नहीं, C2H5O2 होता है ना, OH होता है, C2H5OH होता है, सॉरी माई मिस्टेक, कन्फ्यूज हो गया मैं अभी। C2H5OH होता है, इथेनॉल में बन जाता है। और जो ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है C6H12O6 वो जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पर CO2 प्लस H2O और एनर्जी निकलता है। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद ग्लूकोज बनता है एरोबिक में, लेकिन ये भी इसमें भी तो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना। ब्रेकडाउन ग्लूकोज का हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन ग्लूकोज का हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस भी होता है। दो सिमिलरिटी तो आ गई है ना। एनर्जी भी दोनों प्रोड्यूस होती है, इसमें 200 के अप्रॉक्स प्रोड्यूस होती है, इसमें 3000 के अप्रॉक्स प्रोड्यूस होती है ना। तो दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दोनों में एंजाइम्स का यूज़ होता है। जाइमेज का एंजाइम यूज़ होता है आपका एनारोबिक में, और कई सारे कैटलिस्ट का यूज़ होता है आपके एरोबिक में, है ना। पायरुवेज होता है ना। उसके बाद ऑक्सीडेज होता है, बहुत सारे ऑक्सीडेज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों ही एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही एनिमल और प्लांट्स दोनों में होते हैं। एनिमल में मैंने ह्यूमंस का एग्जांपल आपको दिया है, प्लांट्स में अपन बैक्टीरिया को देख सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे को देख सकते हैं ना। कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एनारोबिक ईस्ट देख सकते हैं, फंजाई देख सकते हैं। फंजाई यानी कि फफूंद यानी कि ईस्ट, खमीर, ईस्ट में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस की बात करते हैं। बहुत सारे डिफरेंस है, अगर आप प्यार से देखोगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। पहला डिफरेंस क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको फिंगर टिप पे वैसे ही याद दिला देता हूँ, इसमें तो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है। ठीक है, दूसरा बड़ा डिफरेंस होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन स्लो होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत फास्ट होती है ना। उसके बाद जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट हो जाता है ना। उसके बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एटीपी कितने निकलते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 से 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखते हैं कि हर एक लिविंग सेल में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सर्टेन प्लांट सेल, सर्टेन एनिमल सेल में ही कंप्लीट हो पाते हैं। हमारे हर एक बॉडी सेल में तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता भी नहीं है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बाई प्रोडक्ट जो आता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है और एनर्जी आती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बाई प्रोडक्ट आता है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है डिफरेंसेस में, और इसको आप ऐसे कैसे एग्जाम में लिख दोगे तो आपको फुल स्कोर मिलेगा। चलो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। इसके बाद हमारा इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो गया, एक्सटर्नल सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो गया। अब हम ह्यूमंस के लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स का जो रोल होता है सर्कुलेशन में हमारे बॉडी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले ह्यूमन लंग्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसके बाद उसका सर्कुलेशन में क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? उम्मीद तो नहीं है कोई डाउट होगा। तो मैं आपको बता रहा था कि लंग्स जो है हमारा एनाटॉमी वाला सेक्शन उसका कवर करना है। तो कहाँ से क्या शुरू होता है फिर से अपन देख लेते हैं लंग्स में। ठीक है, तो जो लंग्स होता है बेसिकली मेजर रोल उसका जो होता है हमारा ब्रीदिंग में होता है, जो हमारे बॉडी में एयर को फिल्टर करके सेल्स तक पहुंचाने में हमारा एक पार्ट प्ले करता है। तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं कैसे कैसे क्या होता है। पहले सबसे पहले एनाटॉमी देखते हैं कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम ह्यूमन का काम कैसे करता है। तो देखो, स्टार्टिंग टू ब्रीदिंग सिस्टम में हमारे हो जाती है हमारे नाक से, है ना। नाक का जो ये होल होता है ना, इसको अपन नॉस्ट्रिल बोलते हैं, समझना बात को। तो ये जो नॉस्ट्रिल वाला सेक्शन होता है, यहाँ से हम एयर को इनहेल करते हैं, इसके बाद इसके ऊपर जाता है नेजल सेप्टम में जाता है ना, नेजल सेप्टम वाला सेक्शन जाता है। देखो यहाँ पे नाम लिखा भी हुआ है, नेजल कैविटी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको कई बार आपने देखा होगा
कि हमारे नाक में बाल होते हैं ना, ये हेयर्स होते हैं, तो इन हेयर्स का काम ये होता है ना कि जो बाहर से हम एयर को इनहेल कर रहे हैं उस एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर कर लिया जाए। तो ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर करने में काम आते हैं, और प्योर जो एयर है वो हमारे बॉडी में जाने की कोशिश करती है। लेकिन इनकी भी एक लिमिट होती है। जब एक्सिस ऑफ पॉल्यूशन अगर कहीं आपके चारों तरफ वातावरण में या फिर एटमॉस्फेयर में हो जाता है तो उससे ये जो फ़िल्टर्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं। फिर भी इनकी जितनी लिमिट होती है उतना तो ये कर ही लेते हैं फ़िल्टर। तो नेज़ल कैविटी वाला सेक्शन जो होता है वहाँ पर एयर फिल्टर होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखा होगा कई सर्कल्स में बन के नेज़ल कैविटी वाला सेक्शन जाता है, यहाँ पर हवा को ठंडा किया जाता है ना, तो ठंडा किया जाता है। फिर अगर बाहर की हवा ज़्यादा ठंडी है तो उसको गर्म किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर मॉइस्चर पे जो है हमारे बॉडी में एयर इंटर करती है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर वो पर्टिकुलर मॉइस्चर जो है हमारी बॉडी मेंटेन ऐसे करती है कि वो पहले हमारे नॉस्ट्रिल से नेज़ल कैविटी तक आती है, यहाँ से फिर हमारे फेरिंग्स तक आते आते उस टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन कर लेती है। उसके बाद वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है, यानी कि हमारी एल्वेलाई तक पहुँचती है। क्या होता है एल्वेलाई मैं बताऊँगा अभी आपको। पहले आप ये देखो कि हमने यहाँ नेज़ल कैविटी से एयर को पास किया, उसके बाद नेज़ल कैविटी से ये सेक्शन आता है यहाँ फेरिंग्स। इस फेरिंग्स वाले सेक्शन में एयर आती है। अब समझना बात को, जो फेरिंग्स वाला सेक्शन होता है ना वो हमारे फूड पाइप और हमारे विंड पाइप के लिए कॉमन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम खाना खाते हैं तो भी और अगर हम एयर इनहेल करते हैं तो भी, दोनों ही कंडीशन में दोनों को ही हमारे इस फेरिंग्स वाले सेक्शन से जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आपके लिए कन्फ्यूजन होगा ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी आगे पढ़ोगे तो चेंज आपको पता चल जाएगा कहाँ पे डिफरेंस आ जा रहा है। तो पहले तो फेरिंग्स से पहुँचता है एयर, जो एयर है जो नेज़ल कैविटी से आता है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद आता है हमारे लैरिंग्स वाले सेक्शन में। यहाँ लैरिंग्स वाले सेक्शन में ना एक सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस। अभी यहीं से ना जो हमारा फूड वाला पोर्शन जो है और एयर वाला पोर्शन जो है दोनों अलग हो जाते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ कि जो ग्लॉटिस होता है वो उस पर एक कैप लगी होती है। ऐसे इसको इस फिस्ट को आप ग्लॉटिस समझ लो, इसके ऊपर एक कैप होता है जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लॉटिस। अभी हुआ क्या, जब फेरिंग्स से हवा अंदर आती है या फिर फूड अंदर आता है तो इस जगह पे ये ग्लॉटिस के ऊपर ये एपिग्लॉटिस क्लोज हो जाता है। तो होता क्या है कि जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं उस ग्लॉटिस में नहीं जा पाते हैं और वो विंड पाइप में जाने से बच जाते हैं, क्योंकि यही जो ग्लॉटिस है लैरिंग्स को विंड पाइप से कनेक्ट करता है, जिसको अपन ट्रेकिया बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया से जो हमारा एयर का सर्कुलेशन है वो कनेक्ट करने के लिए लैरिंग्स और ग्लॉटिस ही कनेक्टेड होते हैं। तो जैसे ही फूड आता है तो ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस क्लोज कर लेता है और जो फूड है वो फेरिंग्स के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू नीचे हमारे स्टमक में चला जाता है। लेकिन अब जैसे हमें एयर इनहेल करनी होती है तो ये खुल जाता है एपिग्लॉटिस, और फेरिंग से हवा आती है और ग्लॉटिस के थ्रू हमारे ट्रेकिया में चली जाती है, ट्रेकिया से हमारे लंग्स में आ जाती है। अब समझना, इससे आपको एक बात समझ में आ गई हो दोस्तों। और अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि अगर पूछ लेता है आपसे, तो पहले एक बात समझो कि हमको बोला जाता है कि खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसका रीज़न यही होता है कि अगर आप खाते समय बात करोगे तो आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन चलता रहेगा, और ऐसे कंडीशन में आपका ग्लॉटिस जो है खुला रह जाएगा और फूड के पार्टिकल जो है आपके ग्लॉटिस में आ सकते हैं। और अगर ग्लॉटिस में फूड के पार्टिकल आएंगे तो आप चोक कर सकते हो और इससे आपकी डेथ हो सकती है। क्योंकि अब आप जानते हो कि अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी किसी ना किसी चीज़ का रोल होता है। तो यहाँ ग्लॉटिस के बाद लैरिंग्स में एक वॉइस बॉक्स होती है ना, इस वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशन जब होता है तो हमारी आवाज़ निकलती है। वाइब्रेशन होने के लिए एयर का सप्लाई बनाना पड़ता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज़ में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है, और वाइब्रेशन के लिए वहाँ डिस्टर्बेंस होना चाहिए। अब जैसे इस बैग में, इस प्लास्टिक बैग में अगर मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट करके आवाज़ ले आनी है तो मुझे इसे हिलाना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह हमारी बॉडी में, यानी हमारे वॉइस बॉक्स में, अगर आपको वॉइस प्रोड्यूस करनी है तो उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, वाइब्रेट करना पड़ेगा। तो वाइब्रेशन के लिए एयर का यूज़ किया जाता है। तो इस एयर का इस्तेमाल करके हम बोलते हैं। तो अगर हमें बोलना है तो इसका मतलब है हमें ग्लॉटिस को खोल के रखना पड़ेगा, और अगर ग्लॉटिस खुल जाता है तो फूड पार्टिकल्स उसके अंदर चले जाएंगे। इससे हमारा जो ग्लॉटिस वाला सेक्शन है वो चोक हो सकता है ना। इस बात को आप ध्यान में रखें। चलिए, इसके बाद मैं आपको चीज़ें बता दूँ। ग्लॉटिस के बाद हमारा ट्रेकिया वाला सेक्शन आता है, जो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योल में, और ब्रोंक्योल के बाद एल्वेलाइज में, है ना। ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा जो ट्रेकिया वाला सेक्शन होता है वो, इसका डिवीजन ऐसे होता है। आप यहाँ डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये रहा, जो ट्रेकिया आता है, पहले सबसे ज़्यादा ट्रेकिया के ऊपर ना सेमी सर्कुलर मोड में क्या बोलते हैं, एक कार्टिलेज बने होते हैं, कई सारे बने होते हैं। आप इसमें देखो, इस डायग्राम में देखो, ये जो कार्टिलेज बने होते हैं ट्रेकिया के ऊपर, इनका बनने का भी एक रीज़न होता है दोस्तों। सेमी सर्कुलर होता है, ये ऐसे सेमी सर्कुलर होगा, पीछे साइड में नहीं होता है। इसका बनने का रीज़न ये होता है दोस्तों कि देखो, हमारे जो ट्रेकिया है उसमें परमानेंट विंड सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कभी हो सकता है कि इनहेल करने के बाद एक्सहेल करने में थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो उस टाइम क्या होता है, हमारा ट्रेकिया जो है कोलैप्स कर सकता है। तो उससे क्या है कि हमारा जो
हवा लेने के या इनहेल करने या एक्सहेल करने की सांस लेने का जो प्रोसेस है वो हिंडर हो सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर बोन से बना दिया जाता है स्ट्रक्चर, तो कार्टिलेज से, जिससे क्या होता है कि कोलैप्स नहीं होगा, हमारा जो विंड पाइप हो कभी कोलैप्स नहीं होगा और बिना किसी बाधा के हमारा जो सर्कुलेशन है वो चलता रहेगा। ठीक है, ये तो एडवांटेज होता है किसी कार्टिलेज बोन का हमारे विंड पाइप को कवर करने में। इसके बाद जो हमारा विंड पाइप है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई से फिर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। अब ये जो ब्रोंकियोल्स वाला सेक्शन है ये फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वेलाई में। अब ये एल्वेलाई क्या करते हैं, इनको ऐसे समझ लो कि अंगूर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उस तरह से तो ये ब्रोंकियोल मतलब ये होते हैं ब्रोंकियो एल्वेलाई होते हैं। और एल्वेलाइज जो होते हैं यहीं पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज है यहीं पे होता है। O2 का एक्सचेंज जो है वो होता है एल्वेलाइज में, इस जगह पे होता है हमारा एक्सचेंज। और बाकी जो इससे ऊपर वाले पोर्शन जो होते हैं ना, यानी ब्रोंकियोल्स हो, ब्रोंकाई हो, ट्रैकिया हो, या फिर इसके अलावा फेरिंग्स हो, लैरिंग्स हो, है ना, तो इस जगह पे ना क्या बोलते हैं कंडक्शन होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है। तो मैं एक पूरी की पूरी सीरीज बना के आपको बता देता हूँ, आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अपन लेते हैं नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के बाद अपन लेते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद अपन लेते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद अपन लेते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद अपन लेते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद अपन लेते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद लेते हैं एल्वेलाई। देखो, ये सीरीज़ आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम में अगर पूछता है कि ऑर्गन्स को अरेंज करो इस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हवा हमारे बॉडी में जाती है, तो आपको ऐसे याद रखना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला सेक्शन है, इसको अपन कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सचेंज नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का। लेकिन जो एल्वेलाई वाला सेक्शन जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इसको एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, याद रखना इस बात को, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट कौन कौन सा होता है आपको बात याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलो अब अपन देख लेते हैं कि लंग्स जो लोकेशन है उसका प्रॉपरली कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होता है, और कौन कौन सा स्केलेटन सिस्टम इन्वॉल्व होता है हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने में या फिर डिफेंड करने में, है ना। सबसे पहले तो ये देख लो कि मैंने आपको जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट को प्रिवेंट करने के लिए भगवान जी ने उसको चारों तरफ से एक चादर से घेर दिया और उसके अंदर एक लिक्विड भर दिया, है ना, ताकि हमारे हार्ट में कोई शॉक ना लगे और हार्ट सेफ रहे। उसी तरह हमारे लंग्स में भी डबल लेयर्ड एक मेम्ब्रेन होती है। ब्लू कलर से आप देख रहे हो उसको, आप मेम्ब्रेन में इमेजिन कर लो, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर ना लिक्विड फील होता है, वो लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, अब समझना बात को, प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरल फ्लूइड दोनों चीज़ें जो होती हैं ना, ये हमारे हार्ट को एक्सटर्नल शॉक और फ्रिक्शन से बचाती हैं, जिससे कि हमारा हार्ट इंजर्ड ना हो और उससे वो सेफ रहे। और एक बात और बतानी थी आपको दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में जब मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहा तो वहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। मैंने आपको क्रोकोडाइल जो है उसको एम्फीबियन बता दिया है, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, और बाय मिस्टेक वो निकल गया मेरे मुंह से। लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, और रेप्टाइल्स भी 3 चैम्बर्ड हार्ट के साथ ही डिफाइन होते हैं। लेकिन क्रोकोडाइल जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, वो अपवाद होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट का, है ना, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अब तो ये बात आपको कभी नहीं बोलेगी कि मास्टर ने गलत बताया था फिर उसके बाद उसने सही कर दिया था। तो आप याद रखना कि जो क्रोकोडाइल होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन वो होता है रेप्टाइल, और रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो अपन लंग्स में आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लंग्स में मैंने आपको बता दिया कि उसकी सबसे अंदर वाली कवरिंग क्या होती है। उसके बाद आप यहाँ भी ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे येलो कलर से और रेड कलर से, इसको अपन रिब केज बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं ना, रिब्स बोलते हैं। और ये रिब्स जो है ना फ्रंट से जो मैंने आपको ये वो कार्टिलेज बताया तो उससे आगे कनेक्ट हो जाती है, थोरेसिक सेक्शन से जाके कनेक्ट हो जाता है, और जिससे ये थोरेसिक सेक्शन से कनेक्ट होता है इसको अपन स्टेरनम बोलते हैं, है ना, स्टेरनम बोलते हैं। ये हो गया स्टेरनम, स्टेरनम। नीचे से हमारा जो लंग्स होता है ना वो कवर्ड होता है डायफ्राम से। डायफ्राम से, डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो आपके लंग्स के प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे
अभी आप समझ लो, अभी के अभी समझ लो, चलो अभी बता ही देता हूँ। तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि डायफ्राम के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया ना कि डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, लंग्स में इनहेलेशन होता है या फिर एक्सहेलेशन, तो आधे से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को गलत कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा आप गलत क्यों नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको फॉर्मूला इसका बताऊंगा, है ना। इस फॉर्मूले से अगर आप इसको याद रखोगे डायफ्राम के कंसेप्ट को, तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर पूछ लेता है कि डायफ्राम में इनहेलेशन होता है एक्सहेलेशन, इसके अलावा जब आप एक्सप्लेन करोगे, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम 11 नंबर में लिखने को आ जाता है, तब भी आपको ये चीज़ बननी चाहिए, ठीक है। तो देखो डायफ्राम जब एक्सपैंड करता है ना, तो एक बो की तरह बन जाता है, आर्क, एक आर्क बनाता है डायफ्राम, है ना, आर्क बनाता है इस तरह से। और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्ट्रेट लाइन की तरह बन जाता है। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ ऐसे आर्क बनाएगा, तो मुझे बताओ कि लंग्स का जो सेक्शन है वो डिक्रीज़ होगा या कम होगा, वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि जितना स्पेस आर्क ले रहा है उतना ही लंग्स को ऊपर की तरफ ढकेल रहा है, तो लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो हवा को बाहर एक्सहेल करता है। ये बात आपको याद रखनी है कि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हवा को बाहर निकालता है ना। तो डायफ्राम जो है एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में ऐसे रोल प्ले करता है कि जब ये एक्सपेंड करता है तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी स्ट्रेट होता है तो लंग्स एक्सपेंड करता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्मूला ऐसा होता है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन थोड़े से इसको मैं मिटा दूँ तो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, देखने में समझ आएगा। आप ये रट लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ऑफ डायफ्राम is inversely proportional to breathing जो डायफ्राम का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्रीदिंग इनहेलेशन होगी, एक्सहेलेशन होगी, और इनहेलेशन होगी सॉरी, और अगर एक्सपेंड होता है तो एक्सहेलेशन होगी, है ना। तो लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन से और एक्सपेंशन से डायफ्राम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, और क्या क्या इसमें चीज़ें बची हुई है मैंने आपको बता दिया। देखो जो फ्रंट से जो हमारी स्टेरनम कनेक्ट होती है उसको अपन बोलते हैं कि डॉर्सल कनेक्शन, है ना। डॉर्सल कवरिंग जो होती है हमारे लंग्स की वो होती है स्टेरनम से, और वेंट्रल जो कवरिंग होती है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से होती है। इस थोरेसिक कैविटी के पीछे हमारा रीढ़ की हड्डी वाला सेक्शन जो होता है उसको अपन वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो हमारे लंग्स को पीछे से कवर करता है, स्टेरनम हमारे लंग्स को आगे से कवर करता है, रिब्स जो होता है हमारे लंग्स को लेटरल साइड से कवर करता है, और जो डायफ्राम होता है हमारे लंग्स को नीचे से कवर करता है, ठीक है। आ रही बात आपको समझ में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड अपन, है ना। हाँ, प्लूरल कैविटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, प्लूरल फ्लूइड मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। रिब केज मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो सीरीज़ है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और हमारा जो एयर है वो मॉइस्टेंड और मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं क्लीन होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, सेक्शन भी समझा दिया है, ठीक है। अब हमारे लंग्स में ब्रीदिंग कैसे होती है ये बात आप समझना, इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है। आप समझो बात को कि हमारे लंग्स का वॉल है, ठीक है ना। अगर इसको मुझे फैलाना है तो पीछे अगर कोई रस्सी इसके बंधी होगी तो उस रस्सी को मैं खींचूंगा ना, तो रस्सी जब खींचूंगा तो इसका मतलब होता है रस्सी कॉन्ट्रैक्ट होती है ना। तो अंदर बाहर वाली जो रस्सी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तब हमारा लंग्स फैलता है, अंदर वाली रस्सी जो है रिलैक्स होगी तो हमारा लंग्स फैलेगा। आ रही बात समझ में आपको, नहीं आ रही बात समझ में, समझो। अंदर से एक रस्सी यहाँ बंधी हुई है और बाहर से एक रस्सी ऐसी यहाँ बंधी हुई है ना। तो अगर मुझे इस मुट्ठी को खोलना है या फिर खाली करना है, बड़ा करना है इसको, तो बाहर वाली रस्सी को खींचने छोटा करना पड़ेगा खींचने के लिए, और अंदर वाली रस्सी जो यहाँ से जॉइंट है हमारे रिब से उसको ढीला करना पड़ेगा, है ना। तो यही कंसेप्ट लंग्स पे यूज़ होता है कि जब हमें एक्सहेल करना होता है, मतलब हमें एयर बाहर निकालनी होती है, तो हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अंदर वाली रस्सी को सिकोड़ते हैं और बाहर वाली रस्सी को फैलाते हैं, तो हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझना बात को, मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। एक सेकंड में एक ब्लैंक पेज लेके अगर आपको समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और होना भी यही चाहिए कि ब्लैंक पेज में मैं आपको समझाऊँ, है ना। ये रहा, तो समझा बात को। अब देखो अगर ये लंग्स का सेक्शन है ऐसे ऐसे, है ना, तो ये लंग्स का सेक्शन है। अगर इसे हमें बाहर की तरफ मतलब फैलाना है तो बाहर वाली जो इसकी मसल्स होती हैं उनको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब इनको सिकोड़ना पड़ेगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इसको बोला जाता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है ना। तो ये वाली मसल जो बाहर की तरफ होती है लंग्स में उनको हमको सिकोड़ना पड़ता है अगर हमें लंग्स का साइज बड़ा करना है, यानी अगर हमें एयर अंदर लेना है, ऐसे मुझे ब्रीथ करना है ना, तो
जाहिर सी बात है कि अंदर जगह होगी तब तो मैं ब्रीथ करूँगा। जगह कैसे बनेगी? जब लंग्स फैलेगा, और लंग्स फैलेगा कैसे? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो सिकुड़ेंगी, है ना। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होती है, जो अंदर में मसल्स होती हैं जो इसको खींच के रखती हैं, वो जब फैलेंगी तभी हमारे लंग्स का वॉल्यूम जो है बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी ब्रीथ करना है इनसाइड में, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को एक्सपैंड करना पड़ता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो ये मसल जो है हमारी लंग्स में पाई जाती हैं, जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करती है, हमारा सांस लेने और सांस छोड़ने में जो हमारी मदद करती है हमारे लंग्स की, उन मसल्स को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, याद रहेगा ये बात? ठीक है, अब समझ लेना क्या क्या जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है और क्या क्या प्रोसेस होता है, उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है ना, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रिब केज जो है हमारा जो है वो बाहर की तरफ फैलेगा, है ना। डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटन होता है। अगर हमें क्या बोलते हैं लंग्स का में इनहेलेशन करना, अगर हमें इनहेलेशन करना है मतलब सांस लेनी है हमें, तो डायफ्राम को देखो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, इसको आर्क की तरह बनाना पड़ता है ना। और अगर हमें क्या बोलते हैं एक्सपायर करना है यानी एक्सहेलेशन करना है, तो हमें डोम शेप में इसको करना पड़ता है, यानी एक्सपैंड करना पड़ता है ना। और जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ी सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। जाहिर सी बात है, अगर गुब्बारा फुलाओगे तभी तो उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जा पाएंगी ना, ज़्यादा एयर कैसे जा पाएगा? बैलून अगर आप फुलाओगे तभी तो उसके अंदर ज़्यादा एयर जाएगा। तो वही आप बोला गया है कि थोड़ी सी कैविटी का साइज़ बढ़ता है जब हमें इनहेल करना होता है, और जब हमें एक्सहेल करना होता है थोड़ी सी कैविटी का साइज घट जाता है ना। अब जो एटमॉस्फेरिक वाला चक्कर यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहे हो, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड कॉजेज एयर टू रश इन, एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग। तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप डायग्राम देखोगे, ये वाला, इस वाले सेक्शन में मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझ लो मेरे से कि होता क्या है कि जब भी किसी जगह पे, जब भी मतलब आप समझो कि मेरे कमरे में अगर बहुत ज़्यादा देर से मैंने बंद करके रखा हुआ है ना, तो लो प्रेशर होगा हमारे कमरे में, है ना। लो प्रेशर ऐसे होगा कि आपने कभी हवा को बहते हुए देखा होगा ना, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे होगे तो आपने उसमें देखा होगा कि हवा बहती है ना। तो हवा जब बहती है तो कैसे बहती है? ज्योग्राफी का कंसेप्ट यूज़ करोगे तो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जो हवा होती है जहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ से भग के लो प्रेशर की तरफ आती है, तो हमें विंड का ब्लो समझ में आता है ना। एयर तो सब जगह होती है, लेकिन विंड का ब्लो जो हमें समझ में आता है वो तब समझ में आता है जब कहीं पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है ना। कहीं पे हाई प्रेशर है और कहीं पे लो प्रेशर है, तो इस हाई वाले प्रेशर से हवा जो है लो प्रेशर की तरफ खसकेगी। तो हमारे लंग्स में भी यही कंसेप्ट लगता है लो प्रेशर हाई प्रेशर का। जब हमारे लंग का साइज बड़ा हो जाता है और वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो वैक्यूम के कारण यहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन हो जाता है। अब जब लो प्रेशर हमारे लंग्स का साइज में हो गया है, तो बाहर से जो हवा है ईजिली हमारे लंग्स में आ सकती है। जैसे मैं ऐसे खींच रहा हूँ तो मेरा जो चेस्ट है वो ऊपर उठ रहा है। जब ऊपर उठ रहा है तो हमारा जो लंग्स है उसका साइज़ बढ़ रहा है, और जब साइज़ बढ़ रहा है तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उस वैक्यूम के कारण जो है यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, और इस लो प्रेशर के कारण जो हवा है हम इजीली अंदर की तरफ खींच पाते हैं। तो यही कंसेप्ट जो है हमारे लंग्स के इनहेलेशन में लगता है, और एक्सहेलेशन में भी यही कंसेप्ट लगता है कि जब हमारा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें बहुत हाई प्रेशर मेंटेन होता है। जब हाई प्रेशर होता है तो हवा सोचता है कहीं बाहर निकले, उसे पता चलता है कि विंड पाइप के जरिए अगर हम बाहर एटमोसफियर में आते हैं तो वहाँ पर प्रेशर लो है, तो इस कारण से जो हवा है हमारे विंड पाइप से निकल कर हमारे नोस्ट्रिल से या फिर हमारे माउथ से निकल के बाहर आ जाती है और यहाँ पे लो प्रेशर में मेंटेन हो जाती है। तो फिर उसके बाद हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो मेंटेन हो जाता है, फिर हमारा लंग्स एक्सपेंड करता है तो फिर वैक्यूम होता है। ये साइकिल चलती रहती है और हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते रहते हैं। ये बात तो हो गई हमारे लंग्स की। अब समझो बात को, अब फिर हमारे हार्ट में ब्लड जाता है। यहाँ पे जो होता है क्या, हार्ट सॉरी ब्लड तो हार्ट में जाता ही है, जो हमारे हार्ट में जो ऑक्सीजन जाती है वो कैसे जाती है, समझना बात को। मैंने अभी आपको बताया कि अंगूर जैसे एक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको एल्विलाई बोलते हैं। वो एल्विलाई जो होता है हमारे लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो कैसे करता है कि ये जो हमारा कैपिलरी वाला सेक्शन होता है, जो जैसे यहाँ से जो हार्ट से ब्लड लेकर हमारे कैपिलरीज जो है हमारे लंग्स में जो एल्विलाई के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, 21% ऑक्सीजन होता है ना। और इस वाले एयर में जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, बहुत लो होता है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रेशर में अगर मरकरी के प्रेशर में देखा जाए तो 104 mm ऑफ Hg होता है ना। मरकरी के प्रेशर यूनिट बनाते हैं तो 104 का प्रेशर होता है। लेकिन जो हमारा ब्लड जो में एल्विलाई होता है उसमें 104 का से कम का प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसमें 95 या 94 का प्रेशर होता है, 95 का प्रेशर होता है। तो इस जगह पे जो होता है ना, हमारा जो लंग्स होता है 40 का प्रेशर होता है, सॉरी माय अपॉलॉजी, यहाँ पे 40 का प्रेशर होता है। इस जगह पे हमारे कैपिलरी में जो हमारा ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 40 mm ऑफ Hg होता है।
और यहाँ पर जो हमारे लंग्स में जो एयर होती है वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वह 104 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, अब समझना बात को, जहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट होगा यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाएगी से, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से 104 से क्या बोलते हैं जो 40 mm ऑफ Hg है वहाँ पर ट्रेवल करती है। और क्या होता है कि इस वाले ब्लड को सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिच कर देती है, यहाँ पे खूब सारा ऑक्सीजन डाल के उसको रेड कर देती है। ठीक है, अब जो ब्लड हमारे हार्ट से हमारे लंग्स तक आ रहा है वही ब्लड तो हमारे बॉडी ऑर्गन से हमारे हार्ट तक भी तो आ रहा था, यानी कि इम्प्योर ब्लड आ रहा था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ब्लड जो है एक्सक्रीटिव मटेरियल को कैरी करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक एक्सक्रीटिव मटेरियल हो गया। तो यहाँ से एक्सक्रीटिव मटेरियल जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैरी करके हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लेकर जाती है हमारे लंग्स के पास। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वो हमारे लंग्स में, देखो हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है 40 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है उसका जो कैपिलरीज में ब्लड आता है उसमें होता है 45 mm ऑफ Hg, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 45 mm ऑफ Hg होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज़्यादा ग्रेडियंट में है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के एल्वेलाई में जाके मिल जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट का कंसेप्ट है, जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ से हवा लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो यही कंसेप्ट यहाँ लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हमारे कैपिलरीज में ज़्यादा होता है, तो उस वाले ब्लड से हमारे लंग्स में जाके ट्रेवल कर लेती है, यानी हमारे एल्वेलाई में चली जाती है। एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है और कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, तो हमारे एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है इस कैपिलरी में आ जाएगी, और कैपिलरी से फिर हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में जाएगी, उसके बाद एरोटा के थ्रू हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगी। यहाँ पे फिर बॉडी में क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ देखो बॉडी में भी वही कंसेप्ट लगता है, हमारा जो ऑक्सीजन लेकर यहाँ से निकलता है लंग से वहाँ पे 95 mm ऑफ Hg होता है। आप बोलोगे सर वहाँ तो आपने 104 बताया था, लेकिन 95 mm ऑफ Hg क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो ब्लड में RBC होता है उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना ऑक्सीजन को कैरी करने का। हीमोग्लोबिन का 4 मॉलिक्यूल ऑफ, एक हीमोग्लोबिन हमेशा 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले सकता है, तो एक RBC में जितने हीमोग्लोबिन हुए वही उतने ही क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को कैरी कर पाएंगे ना। तो एक सैचुरेशन पॉइंट आती है, और 95 mm ऑफ Hg पर वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है हमारे RBC का, और अगर RBC का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है, तो फिर वहाँ से ये ऑक्सीजन कैरी करके हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक आता है, और इस बॉडी ऑर्गन में आने के बाद ये जो ऑक्सीजन होता है ये ट्रैवल कर जाता है हमारे सेल्स में, अब जहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन करना है ग्लूकोज का। अब वहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगता है कि आप देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ रही है उसकी 95 mm ऑफ Hg पे प्रेशर है, लेकिन जो यहाँ पर सेल्स में जो ब्लड है वहाँ पर जो ऑक्सीजन है कैपिलरीज में वहाँ पर उसका प्रेशर है 40 mm ऑफ Hg। अब इस 40 mm और 95 mm के जो गैप है वो मेंटेन होता है, और हमारा ऑक्सीजन जो है इस सेल में आता है, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूसरे वाले वेन्स में जाकर और वेन्स से हमारे हार्ट में चला जाता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है ना वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल कराने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्लॉट में ट्विस्ट है दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तरह डायरेक्टली हमारे RBC में डिजॉल्व होकर नहीं जाता पूरी तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रेवल कराने के लिए हमारे बॉडी में 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है उसको हम डिजॉल्व कर देते, 7% के करीब वो हमारी बॉडी में डिजॉल्व हो जाता है RBC में। इसके अलावा जो हमारा मेजर पोर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, CO3 माइनस के फॉर्म में जाता है, SCO3 के फॉर्म में जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाने पे अनरिएक्टिव हो जाता है, इस कारण से उसको हमारी बॉडी में ब्लड वेसल के थ्रू ट्रेवल कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वरना हमारे बॉडी में कहीं रिएक्ट करके RBC के साथ कंबाइन कर जाएगा, और फिर हमारे बॉडी में RBC का जो कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरी करने का वो कम हो जाएगा। इसलिए इसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भेजा जाता है, CO3 माइनस के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में जाने पे अनरिएक्टिव होता है, उसके बाद ये हमारे लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट कर देता है, और फिर बाइकार्बोनेट वेन्स के साथ मतलब आर्टरीज के साथ फिर हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है। उसके अलावा थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से मतलब RBC में जाके लेके जाता है, और RBC में 23% अप्रॉक्सीमेटली 23% हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वो RBC से जाता है, बाकी 70% जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में जाता है, और डिजॉल्व फॉर्म में जो जाता है प्लाज्मा के वो 7% जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि अगर पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रेवल प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन से मेथड से जाता है, तो आपको ये बताना है कि 3 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में ट्रेवल करता है। पहला होता है कि कार्बोनेट के फॉर्म में, दूसरा होता है डिजॉल्व फॉर्म में हीमोग्लोबिन में, तीसरा होता है प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में जो कि 7% होता है। हीमोग्लोबिन में 23% होता है, और कार्बोनेट के फॉर्म में ऑलमोस्ट 70% होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है। वो ऑक्सीजन से
2% ज़्यादा तेज़ी से हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कॉन्टैक्ट करता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन फ़िलहाल अभी वो हम जब डिजीज़ पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो डिजीज़ पे ही अपन आ जाते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले डिजीज़ में देख लेते हैं। उससे पहले अपन एक और चीज़ देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। हालांकि मैं जब सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, लेकिन फिर भी आप जान लो। अगर आपसे पूछता है कि RQ का वैल्यू क्या होता है RQ, तो आप डिफाइन कर पाओगे कि RQ होता क्या है। तो इसमें जो होता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है, ये रेशियो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस्ड टू द ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम बाय ऑर्गेनिजम्स। पता हम जितना ऑक्सीजन अंदर कंज्यूम कर रहे हैं और जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, उन दोनों का रेशियो होता है ना। तो यहाँ आप देख लो, रेशियो का आप फॉर्मूला देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो हम कंज्यूम करते हैं हर 1 मिनट में, वही हमारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है। और सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पता है आपको दोस्तों किस चीज़ का होता है? आप लोग कोई अंदाजा है किस चीज़ का होता है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। समझ रहे हो? जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है। अब इससे एक बात निकल के सामने आती है, जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो आपको ये बात बताऊंगा भी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना दोस्तों, वो हमारी बॉडी में सबसे पहले यूज़ होता है एनर्जी बनाने के लिए। अगर आपकी बॉडी में पूरी कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद हम फैट का यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने में, और उसके बाद फिर हम प्रोटीन का यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने में, है ना। तो देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन भी उसी ऑर्डर में है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा फ्लैश के कारण लाइट का दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके बाद होता है प्रोटीन का, और उसके बाद होता है फैट का। लेकिन जो एनर्जी में डिसोसिएट होने की प्रोसेस होती है ना, सबसे पहले हमारी बॉडी से कार्बोहाइड्रेट जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी से फैट जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी से प्रोटीन जाता है। अब समझने वाली बात ये होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दुबले होने की कोशिश करते हैं, तो हम सोचते हैं कि खूब सारा एक्सरसाइज करने के बाद और उसके बाद उसमें हम चीनी खा लेंगे तो हम मेंटेन रहेगी हमारी बॉडी। ऐसा नहीं होता है। आपको कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट डाइट लेनी पड़ती है। उसके बाद जो है, आप अगर कार्बोहाइड्रेट डेफिसिट डाइट लोगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी की जब जरूरत पड़ेगी, तो जब एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो फैट का यूज़ करेगा आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर फैट का यूज़ जब वो करने लगेगा तो फिर आप दुबले होने लगोगे। तो यही कंसेप्ट लगता है साइंस का कि आपके दुबले होने के लिए या फिर आपकी डाइटिंग के लिए, कि आपको पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न करना होता है, उसके बाद फैट बर्न करना होता है, उसके बाद भी अगर आपको और बॉडी मसल वेट लूज़ करना है तो फिर आपको प्रोटीन बर्न करना पड़ता है, तब आपको और ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट और फैट डेफिसिट डाइट भी खानी पड़ती है। ठीक है, ये बात आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ कौन कौन सी होती है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्लोजअप हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिजीज जिसमें बात करनी होती है लेरिंजाइटिस। हम ऊपर से ही शुरू करेंगे हमारी बॉडी में। तो लेरिंजाइटिस एक ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों, जहाँ पर हमारा जो लैरिंग्स होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। कभी कभी लैरिंग्स स्वेलिंग के कारण ना बच्चे कई सालों तक बोल नहीं पाते हैं लैरिंग्स में प्रॉब्लम्स के कारण। तो क्योंकि वहाँ पे हमारा वॉइस बॉक्स होता है। ये वॉइस बॉक्स जब बड़े होते हैं हम तो डेवलप होता है, और एडम्स एप्पल नाम का एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो मेल्स में साइज़ बड़ा होता है, और इस कारण से जो मेल की वॉइस होती है वो थिक हो जाती है और फीमेल की वॉइस जो होती है शेयर रह जाती है। तो अगर किसी का एडम्स एप्पल डेवलप नहीं होता किसी मेल में तो उसकी आवाज़ पतली रह जाती है। कभी आपने किसी लड़के को देखा हो जिसकी आवाज़ पतली हो, है ना, फीमेल जैसी हो, तो उसको शेयरनेस इसलिए आती है क्योंकि उसकी जो एडम्स एप्पल होते हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते। मेल्स में एडम एप्पल डेवलप होने के कारण उनकी वॉइस जो है थिक हो जाती है। तो लैरिंजाइटिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लैरिंग्स का जो है स्वेलिंग हो जाता है। कभी कभी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, कभी कभी ये बाई जेनेटिक डिफॉल्ट हो सकता है। तो इस कारण जब जेनेटिक डिफॉल्ट होता है तो बच्चे बोलने में कभी कभी काफ़ी देर लगा देते हैं, स्वेलिंग के कारण चिपक जाता है लैरिंग्स। ऐसे इस तरह से अगर चिपक जाता है तो फिर यहाँ से एयर पास नहीं हो पाती है, मतलब वॉइस बॉक्स जो होती है वहाँ से एयर पास नहीं हो पाती है और बोल नहीं पाता है। तो इसको भी कभी कभी सर्जरी से ठीक हो जाता है, कभी कभी एंटीबायोटिक्स लेकर ठीक हो जाता है ना। तो ये डिफरेंशियल लिखा है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स लीडिंग टू द ओडेमा ऑफ लैरिंजियल म्यूकोसा एंड अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना। तो इसके बाद जो होता है नेक्स्ट अपन देखते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया अभी जब रिसेंट में कोविड की सिचुएशन चल रही थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि हाइपोक्सिया की बात हो रही थी कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हो रही थी। तो वो जो ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हो रही थी ना, उसे ही अपन हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में होने लगता है उस सिचुएशन को अपन हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो ये बस हाइपोक्सिया टर्मिनोलॉजी याद कर लो। अगर आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन कमी होने की टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं तो आप बता पाओगे कि हाइपोक्सिया जो होता है वो ऑक्सीजन कम होने की सिचुएशन में बोला जाता है। फिर हमारी आरबीसी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है और हमारी बॉडी को जो सेल्स हैं वो डेथ करने लगते हैं क्योंकि फूड उनको नहीं मिलता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपन निमोनिया। निमोनिया कई तरह के हो सकते हैं। निमोनिया बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, और वायरल निमोनिया के बारे में तो अभी आपने खूब पढ़ा ही होगा। तो निमोनिया जब होता है तो हमारे लंग्स की जो एल्वेलाई है उनको फाइबर बनाने शुरू कर देता है। देखो जो हमारे जो लंग्स यहाँ पे एल्वेलाई रेड रेड देख रहे हो ना, जब निमोनिया होता है ना तो वो सेल्स क्या करते हैं, हमारे इस एल्वेलाई को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगता है।
तो डिस्ट्रॉय जब करने लगते हैं तो फिर यहाँ पे जो हमारी मसल्स होती है रिकवरी के चक्कर में वो फाइब्रस मसल क्रिएट करने लगती है। एल्वेलाई का जो टिश्यू होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है, और एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। लेकिन अगर उसको फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट कर देगा तो फिर वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो हमारी लंग्स की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। यही कारण है कि जो हमारा एल्वेलाई है वो हमेशा से स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, लेकिन अगर उसमें निमोनिया हो जाता है तो डिस्ट्रॉय होकर फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, और इस कारण से लंग्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। और यही रीज़न होता है जब लोगों को कोविड हुआ था तो उनका जब लंग्स डिस्ट्रॉय हो जा रहा था तो उस टाइम उनको लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मतलब SpO2 लेवल था है ना, ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वो कम हो जाता था और उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि लंग्स जो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसके बाद न्यूमोनिया का डिफिनीशन है, मैंने आपको बता दिया है। चलो, फेरेंजाइटिस क्या होता है? जब जैसे लैरिंजाइटिस में मैंने आपको बताया था कि लैरिंग्स का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, उसी तरह फेरेंजाइटिस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है फेरिंग्स में तो फिर उस सिचुएशन को अपन फेरेंजाइटिस बोलते हैं। और ये मेजरली ना हमारे यहाँ जो टॉन्सिल होता है ना, आप कभी डॉक्टर बोलता है आपसे टॉन्सिल बढ़ गया है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण ये टॉन्सिल बढ़ता है। ये टॉन्सिल जो होती है ना, ये भी एक लिम्फॉइड टिश्यू होती है। लिम्फॉइड टिश्यू के अपन लिम्फाइटिक सिस्टम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी जो ना एंटी बॉडीज़ बनती हैं, मतलब जो हमारा एंटी बैक्टीरियल सिस्टम होता है वो काम करता है। और कभी कभी जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इसका साइज इसलिए ग्रो हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया का डेथ हो रहा है, साथ में WBC सेल्स का भी डेथ हो रहा है, तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। उनको रखने के लिए जगह चाहिए होती है ना, तो इंस्टेंटली उनको डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता है, तो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन होगा, लेकिन उनका डेथ जो प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होता है। इस कारण से यहाँ पर जो है जो टॉन्सिल क्रिएट होता है वो साइज़ ऑफ लिम्फॉइड नोड का जो साइज़ बढ़ जाता है, इस कारण से वो टॉन्सिल क्रिएट होता है। तो वो लिम्फॉइड नोड फेरेंजाइटिस में ही बढ़ता है। ठीक है, आपको याद रखनी है बात। इसका नेक्स्ट क्या है? अस्थमा। देखो, अस्थमा का एक डायग्राम देख लो आप ऐसे। ये नॉर्मल हमारे जो लंग्स का सेक्शन होता है जहाँ से हमारा एयर सप्लाई होता है वो है, ठीक ना, ब्रोंकाई वाले सेक्शन। लेकिन जैसे हमें अस्थमा होता है तो अस्थमा हमारा जो लंग्स का पाइप होती है, मतलब जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनका साइज ऐसा हो जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, तो जो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि अगर आपका ब्रोंकियोल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो उससे जो सप्लाई ऑफ एयर जैसे नॉर्मल ब्रोंकियोल है, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ से जब पेन नहीं घुस पा रहा है तो हवा घुसने की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो फिर एयर का जो इनहेलेशन एक्सलेशन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बड़ी लंबी लंबी सांस लेनी पड़ती है। तो फिर इसको ना ब्रोंकोडाइलेटर्स आते हैं, एक दवाई आती है वो अपन लेते हैं इस तरह से, तो क्या बोलते हैं उस वो दवाई लेने पर जो एलर्जिक रिएक्शन होता है इसमें वो कम हो जाता है और ये नॉर्मल कंडीशन यानी इस कंडीशन में आ जाते हैं। तो अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे ब्रोंकियोल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उस कारण जो है लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है ना। लिखा भी है एयरवेज में क्रॉनिक इन्फ्लेशन के कारण जो है अगर कोई चीज़ स्वेलिंग होगी तो अंदर बाहर दोनों स्वेलिंग होगी, और अगर स्वेलिंग होगी तो जो इसका विंड पाइप है ल्यूमन जो है वो कम हो जाएगा, इस कारण से हवा अंदर नहीं जा पाती है ना। तो फिर हमारा लंग्स जो है रिएक्ट करता है, हमें छींक आती है, खांसी आती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है ना, तो लंबी लंबी सांसें खींचना शुरू कर देते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एम्फाइसीमा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत जागरूक वाली बात है ये। एम्फाइसीमा एक ऐसी बीमारी होती है जो सिगरेट पीने से होती है। क्या होता है एम्फाइसीमा में? मैंने आपको बताया एल्वेलाई डिस्ट्रॉय होकर फाइब्रस सेल बना लेते हैं। तो देखो नॉर्मल एल्वेलाई ऐसी होती है, लेकिन जिसको सिगरेट पीते हैं ना उसके एल्वेलाई में इस तरह कंडीशन होता है, फिर उनकी जो एक्सचेंज ऑफ एयर की जो कैपेबिलिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, फिर फाइब्रस सेल बन जाते हैं, लंग्स डिस्ट्रॉय होने लगता है और लंग्स का जो एल्वेलाई वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो फिर जो एम्फाइसीमा वाला बंदा है उसको 100 मीटर अगर दौड़ा दोगे ना तो फिर बेहोश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की नीड होगी, लेकिन उसका जो लंग्स है वो उस नीड को पूरी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम्हारी 50% सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं सिगरेट पीने से, एम्फाइसीमा से, तो फिर तुम्हारा जो लंग्स का फुल कैपेसिटी यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए इमरजेंसी केस में, जो तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारा BMR हाई बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पे तुमको एनर्जी के लिए खूब सारे ATP प्रोड्यूस करने के लिए खूब सारा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पे 50% ऑक्सीजन ही प्रोवाइड करा पा रहे हो। तो बॉडी बोलेगा अच्छा ऐसा करते हैं अपन सडन शॉक में जाते हैं, सडन शॉक में थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो तुम्हारी बॉडी को सुला देता है तुम्हारा ब्रेन। फिर जब सो जाओगे तो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन मेंटेन होगी और फिर उसके बाद आप होश में आ जाओगे। लेकिन धीरे धीरे करके आपके लंग्स को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर आपको इस तरह की सिचुएशन से बचना है कि आपके फेफड़े ख़राब ना हो तो आपको एम्फाइसीमा से बचना पड़ेगा, और एम्फाइसीमा से बचना है तो आपको सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों को सिलिकोसिस भी हो जाता है, वो भी एम्फाइसीमा का कैरेक्टर है। वहाँ पर भी जो लंग्स का एल्वेलाई वाला सेक्शन होता है वो जो उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और उस कारण से उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है ना। हाइपोक्सिया के कारण अगर किसी की डेथ होती है तो उस कंडीशन को अपन एस्पेक्सिया बोलते हैं, जहाँ पर एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसी की बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो उस कंडीशन में लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जब होता है तो बंदे की जब डेथ हो जाती है तो उसको अपन एस्पेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, याद रखोगे। चलो, इसमें ऐसा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है,
और बस आपको याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको पहले ही बहुत बताया, बहुत डेंजरस होता है। अगर जैसे गाड़ियों से जो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड ही होते हैं, मतलब पेनलेस गैस होती है। अगर ये आपकी बॉडी में जाएगी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको नींद आ गई और फिर नींद से आप कभी उठ नहीं पाओगे। आपको मतलब कोई ऐसा फील नहीं होगा कि आपका दम घुट रहा है या फिर तड़पने लगोगे या फड़फड़ाने लगोगे, कुछ नहीं होगा। सोते सोते आपको कार्बन डाइऑक्साइड के माहौल में रख दिया जाए ना तो सोते ही रह जाओगे नींद में। आपका जो बॉडी है चोरी चोरी से ये घुसेगा कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में, और ये सारे के सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा। और जब सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इंगेज हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद, तो धीरे से आपकी बॉडी शीत निद्रा में चली जाएगी हमेशा के लिए। हाइबरनेशन बोलते हैं शीत निद्रा को, लेकिन आपकी बॉडी परमानेंट निद्रा में चली जाएगी। तो गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें और इससे बचें कार्बन मोनोऑक्साइड से। देखो रेस्पायरोमीटर जो होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का रेट नापने के लिए आता है ना, कि कितना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट कंज्यूम हो रहा है हमारी बॉडी में। इसका यूज़ रेस्पायरोमीटर जो होता है वो करता है, करके पता किया जाता है। और अमूमन अभी आपने जब वेंटिलेटर्स वगैरह देखे होंगे कोविड के टाइम पे, तो बहुत कॉमन हो गया था सबके लिए, आम इंसान के लिए, तो उसमें ये लगा रहता था। तो वो बताता था कि कितना परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपके बॉडी में जा रहा है और कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो ये रेस्पायरोमीटर का काम होता है नापने के लिए कितना ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, चलो बाकी चीज़ इसमें ख़त्म हो गई हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ भी बचा है बताने के लिए आपको। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और इससे रिलेटेड जो PDF है आपको इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्रिपेयर होने के बाद। और दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक बार हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी विज़िट करें और हमसे फेस टू फेस इंटरेक्ट करें। आपको हम ऑफलाइन में और भी बेटर तरीके से पढ़ाएंगे और हार्ड कॉपीज़ आपके नोट्स के प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको इसमें कोई कमी लग रही है तो उसको आप सुधारने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा किसी सब्जेक्ट का टॉपिक उठाऊँ, जैसे कि आप कह सकते हैं फिजिक्स वाला पोर्शन उठा सकता हूँ मैं, केमिस्ट्री वाला पोर्शन उठा सकता हूँ, या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।